दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपसे ये बोलना चाहेंगे कि देखिए जो अर्धिक वार्षिक पेपर इंटर का जो दे रहे हैं 12 का, तो उसमें हम ये बोलना चाहेंगे दोस्तों को उस पेपर में जो अर्धिक वार्षिक जो पेपर दे रहे हैं पहला बार, तो उसमें कैसे पेपर दिया जाता है सही तरीके से। तो हम चलिए दोस्तों बताते हैं। उससे आगे बढ़ने से ये बोलना चाहेंगे दोस्तों हमारे टेक्निकल प्रेमचंद जो दिवाकर नाम यूट्यूब से मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसे दबा कर ऑल कर दीजिए, और जो बेल आइकन बटन घंटी का निशान उसे दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ने से बोलना चाहेंगे दोस्तों कि जो अच्छी तरीके से अगर वीडियो ब्रेक मत करना, क्योंकि आपको जैसे कि अगर भगा के देखेंगे मतलब जैसे शॉर्टकट की, तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो डिटेलियर में हिंदी का पेपर देखना आप चाहते हैं दोस्तों कि मतलब हिंदी का पेपर इंटर में कैसे दिया जाए, पेपर अर्धिक वार्षिक। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि पेपर कैसे दिया जाता है। चलिए दोस्तों हम अपने स्क्रीन फ़ोन पे ले चलते हैं। तो हम तो आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। अब ये बताने वाले हैं दोस्तों कि जैसे देखिए पेन ले लिए हम लोग। अब पेन लेने के बाद देखिए दोस्तों कि पहले इसमें पढ़ा जाए समय 3 घंटे, समय 3 घंटे 15 मिनट कि यानी कि मतलब बोर्ड पेपर कहते हैं। ये बोर्ड पेपर के लिए अर्धिक वार्षिक पेपर के लिए बताया जा रहा है कि हम लोग जैसे कि बोर्ड अर्धिक वार्षिक पेपर में कैसे दिया जाए। तो देखिए दोस्तों पहला खंड है ख, जैसे 1 नंबर दिया है और खंड ख का निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है। यात्रावृत्त है यानी देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखिए परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, सूर्य पार की यात्रा, पथ के साथी। देखिए दोस्तों जैसे कि हम लोग इस तरह से बताएं ना, उसी तरह से देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो इसमें से चलिए दोस्तों हम बताने जा रहे हैं जो चीज़ हम लोग छांट के लिखे हैं कि पेपर में कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए आ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, आप बता रहे हैं जैसे मतलब देखिए आप देखिए 84 वैष्णव वैन की रचयिता कौन है। 84 वैष्णव वैन की वार्ता के रचयिता है कौन। तो देखो पहला नंबर है यानी कि गोकुलनाथ, और दूसरा तुलसीदास, तीसरा सत्ता प्रकाशन वर्ष किस वर्ष है, यानी कि 1959 ईस्वी में। रानी केतकी की कहानी लेखक यानी कि इंसा अल्लाह खां। और सरस्वती के प्रथम संपादक हैं कौन, महादेव प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी कहानी का जनक माना जाता है किसे, किशोरीलाल गोस्वामी को। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कौन, जटमल। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ, 1951 वर्ष में ईस्वी में। हम ये बताने वाले हैं प्रस्तुत पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसका देखिए दोस्तों जैसे कि गद्य का है, तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन
सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो देखिए दोस्तों कि इस तरह से हमें आता है मातृभूमि माता भूमि भूमि पुत्रियों पतियोया भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो इसका देखिए दोस्तों कि जैसे मतलब जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावनाओं से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम इस चीज़ का लेखक कौन है, प्रश्न है दूसरा। जैसे कि मतलब देखिए दोस्तों खंड ख है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पदार्थ के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। और दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या? जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार से हमें ऊन देती है। इसकी संसार लेते हैं और पृथ्वी एक माता है। माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और हम मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। तो अवगत के बताए थे ना, अब पद के चलिए बताते हैं दोस्तों। तो हम देखिए अब बता रहे हैं कि दूसरा है ये। अब पहला का जो देखिए दोस्तों कि पहला हम बता चुके हैं मातृभूमि का, ये वाली देखिए दोस्तों बता चुके हैं। और दूसरा बताने जा रहे हैं यानी कि पद घ है और पद प है। तो ये देखिए दोस्तों यानी कि जैसे पढ़ते हैं, लज्जाशीला पति महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, व्यक्ति वसना तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले, आसंती खोना होठों की ओर कोमल मुख की मलानताएं मिटाना, कई कलंता कृषक लाना खेल में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता है। कोई जल्द ही व्यय में तो उसे ला जाता कोई छाया द्वारा
सुखित करना तपत भगवान को। तो इसके बारे में अगर जो भी बच्चा जैसे मतलब इस पढ़ेगा तो इसके बारे में जान जाते हैं, जिससे मतलब कि पवन द्वितीय का पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं देखिए दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो चलिए दोस्तों हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं उसी में का जो क्वेश्चन लिखा होता है, दिए गए पदार्थ के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। प्रस्तुत पदार्थ के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय और उसके शीर्षक पवन द्वितीया है। राधा पवन द्वितीया से राह में पतियों के साथ कैसे व्यवहार करने को कहती है। राधा पवन द्वितीया से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, ताकि प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। तीसरा इस पदार्थ में कवि ने किसका चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने एक और राधा विरह व्यवस्था का चित्रण किया गया है, दूसरी ओर उन समाज के पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। चौथा है इस पदार्थ में कौन सा अलंकार है। इस पदार्थ में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। मानवीकरण उपमा अलंकार है। पांचवा दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या लिखिए। राधा पवन को समझाती है, तुम मार्ग में वर्चस भूमि की अत्यंत लज्जाशील महिला दिखाई देगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता को प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल लागों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और न क्षम्प ही है। दोस्तों देखिए जीवन परिचय यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द तक लिखना है। दोस्तों तो हम लोग देखिए राष्ट्र का स्वरूप जो हम लोग याद करते हैं और ये भी बहुत आता है अक्सर, तो इसीलिए हम लोग इसे जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है उसे यही याद करते हैं। तो हम लोग ये वाले लिख लिए हैं राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल। तो जीवन परिचय देखिए पूरा तत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धिपरकता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुए। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके अध्यक्ष और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के
अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बाद में आचार्य पद पर हासिल हुए। बहुत समय तक यह मथुरा तथा नकलौर के संग्रहालयों के गेस्ट भी रहे। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। तो देखिए दोस्तों, ये हो चुका हमारा पहला। यानी कि इसमें से देखिए दोस्तों, खंड ख का और ख का दिया रहता है, क ख का। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग उसमें से 3 को करना, 3 में से 6 को दिया रहता है। खंड ख का दिया रहेगा 3 और 3 ख का दिया रहेगा। उसमें से 3 को में से 2 करना होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम वो बता चुके हैं, देखो जीवन परिचय, और ये पे बताने वाले हैं। जैसे कि मतलब ये दूसरा ख का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द तक। गीत द्वारा मन जयशंकर प्रसाद जी का है। जीवन परिचय प्रसाद जी का। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू के परिषद वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा शिखर ही टूट गया। गृह के व्यापार संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक संपन्न रुगष्ठा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गद्यमय रचना सुनना अर्पित करता। 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में इनका रोग जरज शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के अध्याय का पट्टाक्षेप कर गया। देखिए दोस्तों, तो खंड ख का बता चुके हैं दोस्तों। तो देखिए जीवन परिचय के बाद ऐसा आएगा जैसे कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी कथा अपने शब्दों में लिखिए। 80 अधिकतम शब्द 80 शब्द तक लिखना है। तो ये भी देखिए दोस्तों, जैसे कि हम ये बता दें क्वेश्चन नहीं लिखे, सीधे हेडिंग डाल के लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं। देखिए हम लोग लिखे अथवा करके, अथवा में से 2 में से 1 करना होता है। तो अमरकांत जी द्वारा दिए गए इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश बहादुर नेपाल 12-13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ के पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर वह एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृह स्वामी निर्मला बहुत खुशी रहती थी। निर्मला ने उसका नाम रखा बहादुर देर रात तक काम करता है। इसमें से देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें भी दिया रहता है अथवा करके, तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। यानी कि बहादुर अमरकांत जी का कर्म नशा किया हार का। तो हम लोग जैसे तो कि दोस्तों, जैसे एक हम लिखेंगे अथवा करके दिया रहता है क्वेश्चन में। तो हम लोग ये वाला ले लिए हैं।
आलोक वृत्त में आता है। तो देखिए दोस्तों, हम आलोक वृत्त में ये आ चुके हैं। जैसे कि अब देखिए दोस्तों, आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, इसके रचयिता विशेषताएं बताइए। तो हम बता रहे हैं महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी यशस्वी कवि गुलाब खंडेलवाले के खंड काव्य आलोक वृत्त के नायक हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, हिंसा और सदाचार के सूत्रधार हैं। उनमें गान बिच्छू दुर्बलताएं भी हैं, किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मा चिंतन द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। संक्षेप में उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें हेडिंग देखिए बहुत तरह दिया रहता है, इसमें मतलब कि ये बताया है, इसमें हेडिंग डाल के और कुछ लिखना पड़ता है इसके ही बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शॉर्टकट में इतने ही लिखे हैं, बता रहे हैं। और ये दूसरा है, मतलब उसमें से खंड एवं सत्य की जीत खंड काव्य नायक की रचयिता विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी है, जैसे मतलब उसी तरह से हेडिंग डाल के भी डाल सकते हैं। तो हम ये वाले नहीं बता रहे हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे दोस्तों, तो हम संस्कृत में आ चुके हैं, संस्कृत में, यानी कि खंड ख का यहाँ पर देखा है खंड ख का। तो निम्नलिखित संस्कृत पर गद्यों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भोज सयोध्या आय जलानुज पथिवचन नाकर्ण्य गृहणी शिशोर पूर्व यत्नाथ सिपिहित त्वति दिवंताना महीन शिलियो पायक यथोकीर्त द्विसाथ ध्रुवः बहुली ध्रुवहुल दन्तः शल्यम में तवसी पुनरुद्धु मोचित। तो इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, जैसे कि संकेत डाल करके इसी तरह से संकेत जैसे ये वाली ले लिए, शुरू को लेना है, फिर लास्ट को ले लेना जाता है। तो इसमें देखो दोस्तों कि हम छांट के ऐसे ले लिए, इसे जैसे कि आए और डैश डैश डाल के इसमें मोचित, और इसलिए लिखने के बाद संदर्भ हेडिंग है, और उसके बाद यह हेडिंग है संदर्भ। संकेत हुई हेडिंग और संदर्भ, यानी कि यह संस्कृत दिवसिका के भोज सौदायम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, केवल लंगोटी पहने अतीत धरती एक विद्वान पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब प्रतिष्ठित होकर उसकी कवि भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर विश्वास कर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा ये केवल रोध क्यों हो? तब तो कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम ये बता चुके हैं खंड ख का, अब ख को बताने वाले हैं।
संस्कृत में। तो चलिए दोस्तों हम ये बता ले जा रहे हैं, जैसे मतलब हम लोग यहीं पे लिखे हैं तो शॉर्टकट में उसी तरह से तो ना में रुचित और यहाँ पे उसी तरह से लिखने के बाद देखिए हसियंती लिखने के बाद देखिए संकेत में हेडिंग में संदर्भ की प्रस्तुत पदार्थों हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवसिका के जातक कथा पाठ से उल्लुक जातकम से उद्धृति हैं। अनुवाद है, देखिए दोस्तों अनुवाद हमारा तुम्हारा उल्लू का राजाभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन मुंह को देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा वह मुझे अच्छा नहीं लगता। कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ जा गया। उल्लू भी ने उसका पीछा किया। तब से लेकर वे दोनों के एक दूसरे के शत्रु हो गए। पक्षियों भी स्वरहंस को राजा मानकर चले गए। तो चलिए दोस्तों हम ये बता चुके हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए दोस्तों जैसे कस्य कामारा स्वर प्रिय भवंती, तो इसका अर्थ अनुवाद बनाना होगा। तो इसके बारे में जानना करते हैं, आप नहीं जानते हो तो या फिर लिख चुके हैं जैसे कि तो इसका आत्मन कर्मा स्वर प्रिय भवंती। इसी तरह से इनमें से किन्हीं दो लिखना है, तो इसमें से देख लो जैसे कि हम एक बताएं इसमें से कोई भी छांट के लिख सकते हैं, जो भी मतलब आप याद कर लेना या बनाने सीख जाने से बारे में जो आपको अच्छा लगे शॉर्टकट करने के लिए। तो हम ये बताने जा रहे हैं जैसे कि इसमें भी आता है। देखिए दोस्तों जैसे हम लोग शॉर्टकट में हास्य रस हो गया या करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, अभयानक रस हो गया, इस तरह से आता है रस में भी। तो जैसे हम लोग एक रस का बताने जा रहे हैं, जैसे कि हास्य रस का अपने अथवा पराये परिधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी विभाव अनुभव संचारी भाव के सहयोग से हास्य रस का ग्रहण करता है। तो उसका उदाहरण भी देना पड़ेगा। मातहि पितहि उर्नी भय नीके गुरु शरण रहा सोच जी के। तो इसके उदाहरण, इसके बाद फिर उसी तरह से कुछ बताना इसके बारे में। जिसे शॉर्टकट लिखा है इसका कुछ बता देना इसके बारे में, जिसे मतलब जो लिखा है इसके आधार पर। परशुराम लक्ष्मण स्वाद के लक्ष्मण की यह हास्यमय उकित है। हास्य का उसका स्थायी भाव ही परशुराम आगल की उनकी उद्दीपन है। हर्ष चपलता आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट हास्य स्थायी भाव हास्य रस दशा को प्राप्त करता है। इस तरह से बता चुके हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग कोई भी आ सकता है, जैसे कभी उसमें अथवा करके भी दिया रहता है, जैसे ये दिया उसी तरह से दिया रहता है और कुछ के बारे में। जैसे कि हम लोग इसमें से कोई भी कर लेना है आपको इम्पोर्टेंट जो अच्छा लगे, और इस तरह से मतलब अक्सर ज़्यादा आता है ये। हाँ इस तरह से कड़ू रस हो गया इसी तरह से। तो चलिए दोस्तों हम ये बताने जा रहे हैं अब खंड क का अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जैसे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की विभिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कल सो जल परम हित मोह सुहाए। यहाँ हो गया, दोगुना हो गया। जैसे मतलब उसके बारे में फिर जैसे बताया था उसकी तरफ से फिर बता देना आपको। इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुके हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह जल शीर्षक स्पर्श के लिए झुके हुए हैं, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह से बता देना दोस्तों। इसमें भी अथवा करके दिया रहता है दोगो वो, जैसे कि अनुप्रसार्थ अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो इसी तरह से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। आपके पास तो वो कॉपी करेगा, तो उसमें से देख करके छांट के आपको याद कर लेना है। इसमें से अब छंद के बारे में आ जाती है। छंद के बारे में भी आ जाता है, अलंकार के बारे में, रस के बारे में। तो हम दो चीज़ बता चुके हैं, अब तीसरा बता रहे हैं गौ का, यानी कि दोहा छंद। यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है। यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं 13 मात्राएं होते हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों में आदि में जगह नहीं होना चाहिए तथा संत चरणों के अंत में गुरु लघु आदि होना चाहिए। तो देखिए, जैसे दोस्तों इसको भी करना होता है अपने हिसाब से। जैसे कि मतलब 3 अक्षर है तो 3 लाइन का 3 अक्षर दिया रहता है यहाँ पे, और 2 है तो इसमें यस का लगाया जाता है। जैसे कि मतलब जहाँ बिंदु जाया जाता है ऊपर, उसमें से यस लगेगा और एक ही अक्षर का खेल पड़ी रहेगा। अगर डबल रहेगा तो उसके बारे में डबल ही लगाना होगा। जैसे मतलब कि ल है तो ला लिखेंगे तो उसमें डबल खड़ी लगाना होगा। जैसे लसत मानु मनु मंडली मध्यसी रघुचंद रघु ज्ञान सभा जनु तनु धीरे भक्ति सचिनानंदी। तो इसके बारे में जैसे हम इस तरह से बताएं, इसकी तरह इसके भी बारे में बता दें। इस पद्धा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होते हैं। दूसरे और चौथा चरण में 11 मात्रा होती है। अतः यह दोहा छंद है। इसी तरह से दोहा छंद हो गया, या सोटा छंद हो गया, या रोला छंद हो गया। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट आपको अच्छा लगे वो चीज़ याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम ये बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। अब निबंध के बारे में। निबंध जैसे मतलब आगे निबंध भी जानते हैं कि मतलब कि निबंध या पर्याय प्रदूषण के बारे में आ गया, और ध्वनि की प्रदूषण, जैसे मतलब किसी चीज़ के बारे में आ जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखें, सीधे आंसर लिख दिए हैं। तो देखिए बना करके, प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण निबंध है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक क्वेश्चन हो गया। उसका सोचा वर्तमान समय में जीवन का विकास असंभव है। जब वर्तमान समय में कुछ हानि तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इतना लिखने के बाद इसके हेडिंग है वातावरण प्रदूषण का प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। इसी तरह से बहुत आसार आते हैं, हेडिंग होता है। तो उसमें से अथवा करके, जैसे मतलब इसमें ये जितना ना उसमें से अथवा करके दिया रहता है। जो चीज़ होगा आपको ये लिखना होगा। तो हम लोग सीधे पर्यावरण प्रदूषण का लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण यानी कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहता है, जहाँ जीवधारियों भी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। हेडिंग बहुत हो गया। अब जल प्रदूषण के बारे में नीचे, जैसे मतलब कि पहला हम लोग ये होगा कि वायु प्रदूषण, अब जल प्रदूषण दूसरा क्वेश्चन के बारे में। जल प्रदूषण सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। पौधों भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुली रहती है। जल अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बन पदार्थ हो तथा गैस घुली रहती है।
यदि जल में यह पदार्थ आवश्यक से अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो यह प्रदूषित जल होकर हानिकारक हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है। तो हम लोग और हेडिंग होता है दोस्तों, जैसे मतलब कि हम लोग 2 हेडिंग डाले हैं, तो इसमें आपको 2 हेडिंग और बचे जो भी डाल सकते हैं इसके बारे में, जैसे ध्वनि प्रदूषण क्या है, रासायनिक प्रदूषण के बारे में। इस चीज़ तो बताइए होंगे आप लोग सारी चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में आप लोग कर देना खुद, जैसे मतलब बना कर। तो आज की वीडियो हम इतने ही बताए हैं। और ये बोलना चाहेंगे दोस्तों, अगर इतनी जो मेहनत करके वीडियो बनाता है उसके लिए जो चीज़ भी मतलब जैसे कि समझाया है उसके बारे में, तो अगर आपको जैसे मतलब जो चीज़ समझ लगे तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे टेक्निकल प्रेमचंद नाम से हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि हम भी ऊपर मतलब जिससे आगे बढ़ सके। आपकी सपोर्ट रहेगी तब ना हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताएं हैं। आगे की वीडियो